सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का। ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ है, उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे आज हम ऑन दिस चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था, वी हैव स्टार्टेड सीइंग, हमने लास्ट लेक्चर से पहले अभी तक जितना भी मोशन पढ़ा था दैट वी हैव टेकन एन अजम्पशन कि हम लोग पार्टिकल सिस्टम लेके चल रहे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे उसको पार्टिकल सिस्टम का हम लोग किस तरीके से हम लोग वो एजम्पशन लेके चले थे। आज हम रीडिराइव करेंगे वो वाली एजम्पशन एक तरीके से फ्रॉम द सेंटर सिस्टम ऑफ पार्टिकल से। सिस्टम ऑफ पार्टिकल से वी आर गोइंग टू रीडिराइव के ट्रांसलेशन मोशन जो भी हमने स्टडी किया था अभी तक का, वाई वी वर टेकिंग इट एज अ पॉइंट सिस्टम। ठीक है, तो आज हम वो एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आज मेजरली जो हमारा पार्ट स्कोप ऑफ लेक्चर है वो पहला है हमारा सेंटर ऑफ मास। आज हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था सेंटर ऑफ मास निकालते किस तरीके से हैं। वी हैव सीन द न्यूमेरिक वे ऑफ फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास। आज हम उसके बेसिस पे कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि हाउ द सिमेट्री इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन रिड्यूसिंग डाउन योर कैलकुलेशन इन फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री के ऊपर वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल्स ऑन टू इट। फिर हम उसके बाद देखेंगे अपना मेजर टॉपिक हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ आवर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ आवर सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब हमारे को चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए वी नीड वन मोर टूल विच इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एक अभी तक हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आज का हमारा लेक्चर का स्कोप है। सो आज का जो लेक्चर का कंसेप्चुअल बिल्डअप है वो इस तरीके से है। तो पहले हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग ने वी हैव अभी तक जो भी पढ़ा वो पार्टिकल एजम्पशन लेके पढ़ा। पार्टिकल एजम्पशन में क्या होता है, वी जस्ट हैव द ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, पार्टिकल एजम्पशन में केवल ट्रांसलेशन मोशन होता है। ठीक है, बिकॉज एक पॉइंट बॉडी होगी ना, पॉइंट बॉडी के ऊपर तो जितनी भी फोर्सेस लगेंगी वो सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे लगेंगी, तो दैट इज़ गोइंग टू मेक ओनली द ट्रांसलेशन मोशन। फिर हम पार्टिकल मोशन से अब हम आ गए सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी मोशन पे, जो कि एक्सटेंडेड बॉडीज़ होती हैं। वहाँ पे हमारा जो मोशन होता है कैन बी ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, कैन बी ट्रांसलेशन मोशन, कैन बी रोटेशन मोशन ओनली। ठीक है, सेकंड होता है कैन बी रोटेशन मोशन। अगर मैं अपना कंस्ट्रेंट कर दूं बॉडी को मूव ना करने दूं, तो उस केस में एक ही मोशन पॉसिबल है, दैट इज़ माय रोटेशनल मोशन। ठीक है, तीसरा जो मोशन हो गया मेरा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन, दोनों के कॉम्बिनेशन से मोशन। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का मोशन कैन बी ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड द रोटेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशन मोशन। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया था। और रोटेशनल मोशन में हमने भी दो तरीके के मोशन देखे थे, वन इज़ अबाउट द फिक्स्ड एक्सेस एंड वन इज़ अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये भी हमने दो तरीके के देखे थे। फिर हमने रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन का भी एक एग्जाम्पल देखा था, वेयर वी हैव सीन के ट्रांसलेशन में जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो रिजिड बॉडी है उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी शुड बी सेम। ठीक है, दैट इज़ माय ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन में क्या होता है कि मेरा वन पार्टिकल, मेरा जो ये जो होता है इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन में मेरे जो सेंटर ऑफ मास वाला जो पार्टिकल है दैट इज़ डूइंग द ट्रांसलेशन मोशन। बाकी जितने भी पार्टिकल हैं दैट इज़ मतलब यहाँ पे ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग द डिफरेंट वेलोसिटी, सारे पार्टिकल की सेम वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, दैट इज़ वन कंसेप्ट कि रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जब मोशन हो रहा है सारे पार्टिकल की मेरी डिफरेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने फिर आगे देखा था जो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है एक पार्टिकल है विच इज़ डूइंग द ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, रेस्ट ऑफ द पार्टिकल मे बी डूइंग द रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने वी हैव सीन कि वो जो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है रिजिड बॉडी में एक पॉइंट जो कर रहा है दैट इज़ नथिंग बट आर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और वही सेंटर ऑफ मास पे ही जब मेरी फोर्सेस लगती हैं तभी हमने एजम्पशन लेके चले थे कि पॉइंट मास को एज्यूम जो हमने किया था ना वही हमने मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट ही हम लोग सेंटर ऑफ मास लेके चल रहे थे। हमने अभी तक, अब आज हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी में एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास जो कि केवल ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। ठीक है, बट हमने जितना भी अभी तक मोशन पढ़ा था उसमें हम ऑलरेडी ये एज्यूम करके ऑलरेडी हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को रिजिड बॉडी को सेंटर ऑफ मास पे ही ब्रेक डाउन कर रहे थे, सेंटर ऑफ मास पे ही लेके जा रहे थे, एंड देन वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द ट्रांसलेशन मोशन। बट आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के थ्रू जब हम पढ़ेंगे तो हम वी आर गोइंग टू स्टडी एक तो सेंटर ऑफ मास का मोशन जो कि ट्रांसलेशन मोशन है, और अदर पार्टिकल का भी मोशन हम देखते हैं उसमें। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में तो हमारे मल्टीपल मोशन निकल के आते हैं, दैट इज़ माय रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन इनटू इट। ठीक है,
फिर हम देखेंगे, हमने देखा सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन होता है मेरा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है दैट ओनली डिफाइंस फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स, जो कि आज हम देखेंगे कि इट ओनली डिफाइंस बाय द इट ओनली सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा, वो जो मोशन होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्सेस नेवर कंट्रीब्यूट इन आर मोशन ऑफ आर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो दैट्स वाई जो पार्टिकल जो हमने किया था, जब पार्टिकल पे लेके गए थे तो अंदर जो भी उस पर फोर्सेस लग रही होंगी, इंटरनल फोर्सेस बॉडी के अंदर, वी वर नॉट concerned about that, we were only concerned about the external forces on the particle, ठीक है। so center of mass पे only the external forces that we are going to consider, ठीक है। now हमने देखा विद अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा अगर ज़ीरो हो जाए, सो यहाँ पे हमारा जो रिजिड बॉडी क्या होती है, हमारी सेंटर ऑफ पार्टिकल्स से होती है और अदर पार्टिकल से मिलकर बनती है। सेंटर ऑफ पार्टिकल मोशन, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मेरा करता है केवल ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और जो अदर पार्टिकल होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन जो करता है, और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मूव करता है, उसको मूव कराने के लिए आई नीड सम एक्सटर्नल फोर्स ओनली, ठीक है। विदाउट इंटरनल फोर्सेस की वजह से दिस सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का कोई इफेक्ट नहीं होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से। बाकी जो अदर पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे मेरा इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों के इफेक्ट की वजह से दीज पार्टिकल्स आर मूविंग। यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस भी इनके ऊपर एक्ट करती है, तो इनका जो मोशन होता है दैट इज़ नॉट अ सिंपल मोशन। इनका मोशन ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनरी मोशन होता है, प्लस कॉम्प्लेक्स मोशन भी हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है इनका, ठीक है, अदर पार्टिकल का। बट सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होता है दैट इज़ माई सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। नाउ और हमने देखा इसमें, अभी हम देखेंगे भी ये चीज़ कि केवल एक्सटर्नल फोर्स ही है जो कि मेरा सेंटर ऑफ मास को मूव कराती है, ठीक है। नो इंटरनल फोर्सेस आर गोइंग टू मूव माय सेंटर ऑफ मास। और अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो मेरा सेंटर ऑफ मास या तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा सेम वेलोसिटी पे, ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन से इट इज़ माई मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। माई दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से देखा था कि अगर मेरा एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर आपका एफ एक्सटर्नल जीरो है तो आपका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आप बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आपका वही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। फिर हम इसमें देखेंगे सेंटर ऑफ मास का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वी आर गोइंग टू सी द मोशन ऑफ अर स्टार, बाइनरी स्टार सिस्टम का एक मोशन देखेंगे, और एक हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल का डिके देखेंगे फ्रॉम आर सेंटर ऑफ मास का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। और फिर लास्ट में फॉर आर टुडेज लेक्चर फिर हम देखेंगे वेक्टर्स देखेंगे। वेक्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी स्केलर प्रोडक्ट देख ही लिया था। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, दो जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उसमें से हाउ वन वेक्टर इज़ हेल्पिंग अदर वेक्टर और अलोंग द साइड, ठीक है, उसके साइड में उसके डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हाउ दैट वेक्टर इज हेल्पिंग और अपोजिंग दैट वेक्टर, ठीक है। सो इसका मतलब होता है कि इसका प्रोजेक्शन देखा जाता है, अगर ये वेक्टर है बी वेक्टर तो ये ए वेक्टर हाउ मच इट इज़ हेल्पिंग आउट द बी वेक्टर, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन देखा जाता है। सो दैट इज़ व्हाट माई स्केलर प्रोडक्ट। फिर हम देखेंगे आज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कितना रोटेशनल टेंडेंसी है, कितना वो रोटेट करा सकता है दूसरे वेक्टर को। सो दैट इज़ व्हाट माय वेक्टर प्रोडक्ट। सो आज हम देखेंगे रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। सो दैट इज़ नथिंग बट माय वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। सो वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है और उसकी यूटिलिटी देखेंगे, जो कि आज आने वाले हमारे फ्यूचर में जितना भी हम लोग जो फिनोमेना देखेंगे लाइक टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम दैट कैन ओनली बी डिफाइंड विद आर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी बिकॉज दिस फिनोमेना रिलेटेड विद आर रोटेशनल टेंडेंसी, ठीक है। सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी द वेक्टर प्रोडक्ट। फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर यूनिट कोऑर्डिनेट इफ वी हैव टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द वेक्टर इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आई जे के में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। फिर उसमें देखेंगे कि व्हेन वी हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बाय टेकिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो हाउ वी विल डू दैट, वी आर गोइंग टू सी द डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ टेकिंग आउट द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और इतना आज का हमारा स्कोप है, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मच टुडे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, वी हैव सीन अप टू हेयर कि हमारा अगर सेंटर ऑफ मास हम किस तरीके से निकालते हैं। वी हैव सीन के टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास इफ़ वी आर हैविंग द मल्टीपल पार्टिकल्स टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, सो हाउ वी विल डू दैट। सो सेंटर ऑफ मास अगर हमारे को if the center of mass is lying on the x plane or x axis only, तो x axis में लाई कर रहा तो xcm हम लोग निकालते हैं, तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस
m2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास x में निकालते हैं। अगर मेरा पार्टिकल प्लेन में है तो देन वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास जो हम निकालेंगे फॉर दीज टू मासेस, इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सो इट विल बी हैविंग द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसी तरीके से निकालेंगे, सेम ऐसी वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। अगर स्पेस में मेरा 3 एक्सिस में है तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एक्स सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो m3 x3 इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लस m3 कर देंगे। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड अप होते जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अगर मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अलावा इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर कोई मेरी रिजिड बॉडी भी है, सपोज इफ़ यू आर हैविंग द एक ऐसे रॉड दे रखी है और फिर एक आपको स्मॉल बॉडी दे रखी है, तो आपको इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको इसका सेंटर ऑफ मास पता है तो आप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, ठीक है। रॉड का हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इट कम्स आउट टू बी L/2, ठीक है, इसके सेंटर पे होगा। तो ये वाला सेंटर ऑफ मास आपको पता है, ये यहाँ पे है, और इसका आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहीं पे ही होगा। तो आपको दोनों का सेंटर ऑफ मास पता लग गया और दोनों का आपको पता है, तो आप यहाँ पे भी m1x1 प्लस m2x2 लगा के कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह इसको भी सेंटर ऑफ मास पे ब्रेक कर लो, ठीक है। इसको भी यू कैन ब्रेक इट इनटू सेंटर ऑफ मास। अगर आपके पास रॉड है, इस तरीके से रॉड है और इस तरीके से पॉइंट है, तो इन दोनों का भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, ठीक है। या आपके पास कोई बॉडी है, अगर मल्टीपल बॉडीज़ भी रखी हैं, सपोज आपके पास एक ये ऐसे करके, अगर इफ़ यू आर हैविंग दिस ऐसे सिलेंडर दे रखा है एंड देन यू आर हैविंग द कोन ओवर इट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, आप इस कोन का निकाल लो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो, ठीक है। वो एक पॉइंट होगा, सम पॉइंट होगा। आज हम देखेंगे कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। सेम वे इसका तो बाय द सिमेट्री यू कैन सी इट इज़ जस्ट एट द हाइट h/2 पे होगा, ठीक है, इट इज़ जस्ट एट द हाइट h/2, ठीक है। आप इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लो, इसका कोऑर्डिनेट देख लो कितना है xy में, ठीक है। सेम वे इसका कोऑर्डिनेट देख लो xy में, ठीक है, xy में। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो सेम आप उसी तरीके से पॉइंट मास वाला जो आपका सिस्टम होता है, xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप जो है यू कैन अप्लाई इट इन द रिजिड बॉडीज ऑल्सो। आप रिजिड बॉडी को पहले पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास पे उसको कंसंट्रेट कर दो, फिर उसके बाद वो पॉइंट मास वाला आप लगा के कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको रिजिड बॉडी का निकालना है, इफ़ सम रिजिड बॉडी इज़ देयर, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इफ़ सम रिजिड बॉडी इज़ देयर, अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यू हैव टू टेक द स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। आप इसका स्मॉल एलिमेंट लो और इसका जो एक्स सपोज इसका आर कोऑर्डिनेट ये है आपका, ठीक है, दिस इज़ योर आर वेक्टर, ठीक है, और ये आपका स्मॉल है, तो dm इंटू आर वेक्टर ये आपका हो जाएगा, dm इंटू आर वेक्टर ये आपका हो जाएगा, ये ऊपर जो मोमेंट होगा आपका ऊपर वाला, तो दैट इज़ यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू स्मॉल मास 0 टू, अगर आपको r निकालना है तो 0 टू r इसको पूरा करो, RCM निकालना है आपको डिवाइडेड बाय dm टोटल, ठीक है। तो ये आपका टोटल मास आ जाएगा बॉडी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आपको इसके इफ़ यू हैव टू डू इट XYZ XCM YCM और ZCM निकालना है, तो सेम आप ऐसे करो कि ये जो स्मॉल मास लिया है उसका x एक्सिस देखो कितने पे है, उसका y एक्सिस कितने पे है, उसका z एक्सिस कितने पे है, अगर आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और आज हम वी आर गोइंग टू सी, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वन वी हैव सीन इज़ द रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री में हमने क्या देखा था कि जो भी मेरा पॉइंट है, एक तो मेरा जो एक्सेस है वो दोनों साइड को इक्वल मासेस में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो मेरा पोर्शन सपोज अगर मैं ये स्क्वायर लूँ, स्क्वायर के अंदर तो मैं ये वाला एक्सेस लूँ, तो मेरा जो भी पॉइंट मेरा जो भी मास मेरा यहाँ पे होगा वो इक्वल एंड अपोजिट मेरा मास होगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये मेरा अगर XYZ कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है, तो सेम मेरा यहाँ पे ये -x -y और -z कोऑर्डिनेट पे होगा, ठीक है, और मेरा सेम इक्वल मास होगा, ठीक है, मेरा सेम इक्वल मास होगा। दैट इज़ व्हाट माय रिफ्लेक्शन सिमेट्री इट इज़। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो होती है मेरी बता देती है कि फॉर इंस्टेंस माय सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग ऑन दिस पॉइंट, और अगर मेरी एक और रिफ्लेक्शन सिमेट्री आ रही है जो कि इसको मेरा इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज़ है हमारी, तो ये सारे जो एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, सो दिस पॉइंट इज़ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर हम इस वाले केस में देखें, इस वाले में, तो इसमें भी मैं अगर ये वाली देखो, दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये वाला मास जो इधर वाला है दोनों डिवाइड कर रहा है इसमें हाफ में, सेम वे ये दोनों मास को डिवाइड कर रहा है ये वाला। सो इसके सेंटर पे इनका जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे माई सिमेट्री विल बी लाइंग, ठीक है।
अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूँ, इस वाले पोर्शन में देयर इज़ नो सेंटर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं ये करूँ इस तरीके से तो इधर मेरा मास कम है, इधर मेरा मास ज़्यादा है, ठीक है। तो और ऑब्वियसली इस मास के लिए ये वाला मास, इधर की साइड कोई मेरा मास नहीं है। सेम वे अगर मैं ये वाली सिमेट्री लेके चलूँ तो मेरा यहाँ पे भी ऊपर वाला मास ज़्यादा है, नीचे वाला मास कम है, ठीक है। सो आई कैन नॉट हैव एनी सिमेट्री इन दिस, तो मेरे को यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं मिल रही। सो वी हैव टू गो विद द बेसिक इंटीग्रेशन सॉल्यूशन। वी कैन नॉट हैव सिमेट्री से एक फ़ायदा और हो जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। इसमें मेरे को सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो मेरे को पता है ये मेरा सिमेट्री लाइन है, इसके अबाउट ये मेरा डिवाइड हो रहा है और ये मेरा डिवाइड है। तो मेरे को पता है कि सेंटर ऑफ मास मेरा कहीं ना कहीं इसी लाइन पे लाई कर रहा है। अब मेरे को सेंटर ऑफ मास बस निकालना है कि कहाँ पे है, ऊपर ये पॉइंट निकालना है किस पॉइंट पे है, ठीक है। तो मेरे को एक ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बस, मेरे को दो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है अगर ये प्लेन में है, ठीक है। आई नो कि 1 मेरा इसी पॉइंट पे लाई करेगा। इफ दिस इज माई देयर, तो आई नो एक्स इज माई सपोज 2 है, तो एक्स ये 2 पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। बस मेरे को वाई कैलकुलेट करना है बस यहाँ से, ठीक है। दैट यू कैन डू इट विद द इंटीग्रेशन। आप स्मॉल मास लो, आप देखो कितने वाई पे है and you can integrate that, ठीक है। so that is how you have to utilize your reflection symmetry, ठीक है। सेम रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बेसिस पे देखें तो अगर मैं ये सिलेंडर देखूँ, सिलेंडर पे सिलेंडर पे इफ़ दिस इज, एक तो ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, ठीक है। दोनों डिवाइड कर रहे हैं मेरे सिलेंडर को हाफ में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट होगा सेंट्रॉइड इसका सेंटर ऑफ मास। सेम वे अगर मैं डिस्क लूँ, तो डिस्क में भी आप कोई भी दो एक्सिस लो तो आपको दोनों साइड इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। सेम वे अगर मैं if I'm going to take a uniform homogeneous triangle लूँ, ठीक है, ये ट्राइंगल लूँ, तो इसमें भी ट्राइंगल में भी इट इज़, ये मेरा अगर दिस आई एम टेकिंग इट एज एन एक्सिस और दिस आई एम टेकिंग इट एज एन एक्सिस, तो ये दोनों जो है इफ़ आई एम टेकिंग दिस एज एन एक्सिस, तो ये वाला पोर्शन मेरा, ठीक है, एंड ये वाला पोर्शन, दीज आर रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री में है, तो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री है। सेम वे इस वाले पोर्शन को लूँ तो ये दोनों मेरे रिफ्लेक्टिंग सिमेट्री में है, तो जहाँ पे ये दोनों मेरे एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका हम लोग एक निकाल सकते हैं बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। इसके अबाउट ये वाला मेरा पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम इक्वली डिवाइडेड है, तो डेफिनेटली द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी लाइंग एट दिस, ठीक है। और जो मेरे को इसका वाई कोऑर्डिनेट है विल गेट इट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, और जो यू कैन रिमेंबर दिस के फ्रॉम द बेस इट इज़ 3/4 एंड फ्रॉम द एपेक्स इट इज 3h/4, ठीक है। बेस से आपका एक ही याद रखो आप, बेस से आपका h/4 पे, और बेस में ये याद रखो बेस से पास में होगा बिकॉज बेस इज हैविंग कैरिंग मोर मास, ठीक है। बेस का मास ज़्यादा है, बेस इज कैरिंग मोर मास, तो ये बेस के पास होगा, बेस के पास कितना है h/4, ठीक है। बेस से h/4 ऊंचा है। और ये वाला देखो, इसमें सेंटर ऑफ मास इज नॉट इवन लाइंग इन द बॉडी, इट इज़ लाइंग आउटसाइड द बॉडी। बॉडी ये है आपकी रिंग, और सेंटर ऑफ मास देखो आपका बॉडी से बाहर ही लाई कर रहा है। सो देर आर केसेस व्हेन द सेंटर ऑफ मास कैन लाई आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सो हमारा ये क्वेश्चन था, कल हमने यहाँ तक छोड़ा था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम हियर। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, 3 मासेस दे रखे हैं A B and C, ठीक है। A B and C मासेस दे रखे हैं जो 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम में, ठीक है। ये 100 ग्राम हो गया, ये 200 ग्राम हो गया, 150 ग्राम। अगर ये तीनों 100 ग्राम के होते तो ऑब्वियसली मेरा जो होता मास में इक्वली डिवाइड कर सकता था, ठीक है। देन द सेंटर ऑफ मास वुड हैव बीन लाइंग एट द सेंट्रॉइड पॉइंट, ठीक है। मेरा सेंट्रॉइड पे लाई कर रहा होता, बट यहाँ पे तीनों मासेस अलग अलग हैं, तो ये सेंट्रॉइड पे नहीं लाई करेगा, इट विल बी लाइंग समवेयर एल्स, ठीक है। तो देन वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट सिंपली आप 0 0 ले लो, इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा इट इज़ नथिंग बट योर 150 है ना, तो ये सपोज वी आर टेकिंग 0.5 mm, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 और 0, ठीक है, बिकॉज इट इज़ y एक्सिस 0 है और इसका 0.5, ठीक है। ये वाला आप निकाल लो बिकॉज दिस इज़ 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ r, तो ये r sin 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ r sin 60, तो y आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू √3/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y, ये आपका y हो गया, और x आपको निकालना है, x इसका हाफ पे हो जाएगा, तो ये x ये होगा y और x हो गया आपका 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट पता लग गया आपको। अब आप सिंपल अपना फॉर्मूला लगा दो, XCM आपको XCM चाहिए और YCM चाहिए। इसमें XCM कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा के, आपको m1 पता है, x1 आपको पता लग गया, दिस इज़ योर x1, दिस इज़ योर x2 यहाँ पे, और दिस इज़ योर x3, तीनों वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर XCM। सेम वे आप ऐसे YCM निकाल लो, ठीक है। बस में कैलकुलेशन है, दैट्स व्हाट यू विल डू एंड फाइंड इट आउट। और आप देखोगे इसका सेंटर ऑफ मास आपका इट इज़ नॉट अलाइनिंग ऑन द सेंट्रॉइड बिकॉज हम लोगों ने मासेस तीनों के अलग लिए हैं, तो इट विल बी शिफ्ट, इसके पास ज़्यादा लाई करेगा बिकॉज मास यहाँ पे ना, तो इट विल बी इन लाइक दिस, तो इट विल नॉट बी ऑन द सेंट्रॉइड होता तो यहाँ पे होता, ठीक है। इट विल बी नियर टू दिस 200
100 एंड 150 के पास होगा, तो इधर की साइड में होगा थोड़ा, ठीक है। तो ये हमने सेम वे वी हैव कैलकुलेटेड इट, ठीक है। एंड the center of mass, note that it is not at the geometric center of your OAB. Why? Because we have considered कि हमारे तीनों masses different है, right? अब सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्रायंगुलर लेमिना निकालना है, ठीक है। तो वन वे इज़ टू सी कि आपका जो ट्रायंगल है, इफ़ इट्स योर दिस ट्रायंगल इज़ योर यूनिफॉर्मली मास है, होमोजीनियस ट्रायंगल है, तो वन वे इज़ टू सी कि इसका एक्सिस देखो, इधर पूरा का पूरा मेरा मास इक्वली डिवाइडेड है दोनों साइड, ठीक है। सेम वे आप एक और एक्सिस ले लो, इक्वली डिवाइडेड है, तो आपको सिंपल पता लग जाएगा सेंट्रॉइड पे लाई कर रहा है। लेकिन हमारे को यहाँ पे क्या दिखा रखा है इस तरीके से कि सपोज यू टेक अ स्मॉल स्ट्रिप्स ले लो, पतली पतली बहुत स्मॉल स्ट्रिप ले लो, ठीक है। नाउ इफ़ यू टेक दिस ये वाला लेमिना ले लो, LMN, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो नैरो स्ट्रिप्स में, बहुत पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। अब हर एक स्ट्रिप का जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे लाई करेगा, ये हमने देखा हुआ है। सपोज ये स्ट्रिप है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, तो आप ऐसे ही सारे सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करते रहो, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये आपका एक्सेस आ जाएगा। सेम वे आप आप फिर से ये ट्रायंगल लो और यहाँ पे आप ऐसे इस तरीके से स्ट्रिप लेना शुरू कर दो, ठीक है। आप इस तरीके से स्ट्रिप लेना शुरू कर दो पतली। अब आपको ये वाली स्ट्रिप है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे, ठीक है। ऐसे सारी स्ट्रिप के सेंटर पे ऐड करते रहो, ठीक है। और उन सबको यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला जो हमारा M1R1 वाला फॉर्मूला है, यू कैन अप्लाई इट एंड गेट द वैल्यू। तो इन सब में देखोगे आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बाय द सिमेट्री यू कैन सी सेंटर ऑफ मास इज लाइंग एट द मिड पॉइंट, ठीक है, एट द मीडियन। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास सबका लाई करेगा, जो मैंने नैरो स्ट्रिप लिया वो मीडियन LP पे लाई करेगा। सेम वे अगर मैं ये ट्रायंगल ऐसे इस तरीके से लेके चल रहा हूँ ये वाला, तो ये जो मीडियन बन रहा है यहाँ पे इसके मीडियन पे लाई करेगा, और तीसरा भी जो होगा मेरा बाय सिमेट्री इस ट्रायंगल का इसके मीडियन पे लाई करेगा, अगर मैं ऐसी तरीके से मैं वो लेके चल रहा हूँ स्ट्रिप्स, ठीक है। तो जहाँ पे तीनों मीडियन मेरी इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीडियन पॉइंट इज माई सेंटर ऑफ मास पॉइंट फॉर दिस ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक है। सो कॉन्करेंस ऑफ दिस मीडियन इज गोइंग टू गिव यू द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो मेरे को एक L शेप लेमिना दे रखा है, दिस L शेप लेमिना इज़ बीन गिवन टू यू, ठीक है। आपको सारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एंड L शेप लेमिना दे रखा है। द मास ऑफ द लेमिना इज़ 3 kg, ठीक है। द मास ऑफ द लेमिना इज़ 3 kg। सो तीनों मेरे 111 के इक्वली हैं, तीनों मेरे 111 के हैं। तो नाउ एक तो वन वे यू कैन सी देयर इज अ सिमेट्री अबाउट दिस लाइन, ठीक है। तो ऑब्वियसली माई जो मेरा सेंटर ऑफ मास शुड बी लाइंग ऑन दिस लाइन, यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पे वेट मेरा कंसंट्रेटेड है। तो वेट मेरा सपोज इस लाइन, ये मेरा वेट कंसंट्रेटेड है, यहाँ तो लाई, तो इस वाले पोर्शन में तो वेट नहीं है मेरा, इस वाले पोर्शन में अगर यहाँ पे कोई वेट होता तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता, ठीक है। बिकॉज यहाँ से वेट हट चुका है तो माई सेंटर ऑफ मास विल बी शिफ्टेड समवेयर हेयर, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे मेरा सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो अब विल फाइंड इट आउट विद आवर यूजुअल मेथड। तो हम लोग पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे सबके, विल टेक द कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट लेके इनका सेंटर ऑफ मास, और हमें पता है सबका एक तो ये भी तरीका हमें पता है सबका सेंटर ऑफ मास ये स्क्वायर है, तो इनका सेंटर ऑफ मास विल बी एट देयर सेंटर्स। तो ऐसा करते हैं, इनके सेंटर ऑफ मास निकाल के ये तीन मेरे सेंटर ऑफ मास हो जाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा था इन तीनों के सेंटर ऑफ मास लेके हम तीनों को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3 लेके वी कैन डू M1 प्लस M2 प्लस M3, ये लेके भी वी कैन सॉल्व, ठीक है। तो हम उसी तरीके से करते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, दिस इज योर 1/2 और y कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसका 1/2 सेम वे अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखना है मेरे को, उसका होगा 3/2 1/2, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास देखना है मेरे को 1/2 3/2, ठीक है। इन तीनों के सेंटर ऑफ मास आपके पास आ गए, तो x वैल्यू y वैल्यू दोनों आ गई। यू कैन ईजिली कैलकुलेट योर, एक निकाल लो आप, और आपको पता है इट इज़ लाइंग ऑन दिस x इज इक्वल टू y, ठीक है। दिस लाइन इज व्हाट x इज इक्वल टू y लाइन। तो आपको एक निकाल लो आप x और यू कैन इक्वेट इट टू y, सो यू कैन गेट, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक दैट्स वाई यू कैन डू। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता, अगर इसका वेट ज़्यादा होता, सपोज 3 kg का है ये और इसका 2 होता, इसका 0.5 होता, इसका 0.5 होता, देन यू कैन नॉट हैव दिस स्ट्रेट लाइन, तब ये फिर यू कैन नॉट हैव दिस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अभी हमारी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है बिकॉज वी आर हैविंग ऑल 3 1 kgs, ठीक है, तब मेरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, तब आई कैन से दिस लाइन इज x इज इक्वल टू y लाइन। अगर मैं एक ही कोऑर्डिनेट निकाल लूँ x का, सो आई नो कि y कोऑर्डिनेट भी जो मेरा सेंटर ऑफ मास का होगा दैट विल बी सेम वन, ठीक है। और हमने देखा था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, इफ दे हैव डिफरेंट मासेस हाउ विल यू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अगर डिफरेंट मासेस है तो यू कैन नॉट अप्लाई द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, आपको दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है, राइट।
अब देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, दैट इज़ आर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो हम लोगों ने देखा था अभी तक, वी हैव सीन कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हाउ वी हैव फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। तो टोटल मास इनटू आर दैट इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2, ये सारा वेक्टर है, प्लस m3r3 अगर 3 पार्टिकल हैं। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, नाउ इफ़ वी डू डिफरेंशिएटिंग दिस बोथ द साइड्स को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, dr1/dt हो जाएगा। अगर मैं मास को कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग माई मास इज कांस्टेंट, आई एम जो ओनली चेंजिंग द पोजीशन। ठीक है, तो ये dr2/dt हो जाएगा, ये dr3/dt हो जाएगा, और इधर भी मेरा हो जाएगा m इंटू dr/dt। ठीक है, तो ये जो मेरा होगा m इंटू dr/dt दैट इज़ नथिंग बट इज गोइंग टू गिव मी mv। तो यहाँ पे हो जाएगा mv1 प्लस mv2 प्लस mv3। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट माई सारे मासेस की सारे सो दिस टर्म इफ़ यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है, ये टर्म आएगी आपकी, तो दिस इज़ योर, ये जो आपकी आएगी दिस इज़ योर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। नाउ अगेन इफ़ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, एक्चुअली दिस इज़ नथिंग बट योर मोमेंटम ऑल्सो, दिस इज़ नथिंग बट योर लीनियर मोमेंटम ऑल्सो। तो ये यहाँ पे आपके सारे पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम आ गई, जितने भी पार्टिकल आपके हैं ना उन सब की लीनियर मोमेंटम आ गई, और वो सारी लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है कि आपके सारे पार्टिकल के टोटल मास की इंटू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इनके बराबर है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी, बट हेयर इट इज़ मैंशन, सो आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इट हेयर, बट लेटर ऑन व्हेन द लीनियर मोमेंटम टॉपिक इज गोइंग टू कम वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, वी आर गोइंग टू सी इट अगेन। अब इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो आई विल गेट द टर्म्स इन माई एक्सेलरेशन। तो m इंटू a, m1a1, m1a2, m2, m3a1 an। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो मेजर निकलता है कि यहाँ पे हमारा जो ये वाले पोर्शन है m1a1, m2a2, ये सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का इफेक्ट है। जो इन पार्टिकल सपोज m1 के ऊपर मेरी फोर्सेस लग रही हैं f इंटरनल प्लस f एक्सटर्नल। ठीक है, सेम वे m2 के ऊपर मेरी फोर्सेस लग रही है f इंटरनल प्लस f एक्सटर्नल। तो इनके सब के ऊपर f इंटरनल f एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है मेरी। ठीक है, तो इन सब के ऊपर जो इन दोनों फोर्सेस का f इंटरनल और f एक्सटर्नल का जो इफेक्ट आता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल दिस m इंटू a। तो m इंटू a इज़ नॉट ए फोर्स, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, ये जितनी भी इसके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं उसका इम्पैक्ट जो आ रहा है मास 1 पे वो इसको एक्सलेट कर रहा है a1 से। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब मैं ये सारी अगर फैक्टर में ऐड अप करूँगा, ये सारे सबके इंटरनल और एक्सटर्नल, तो मैंने क्या देखूंगा, f इंटरनल फोर्सेस मेरी सारी कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, मेरी सारी फोर्सेस मेरी पेयर में होती हैं, F12 F21। ठीक है, सेम वे F31 होगी तो F13, तो सारी पेयर में होंगी और इक्वल एंड अपोजिट होंगी। तो ये सारी अगर मैं देखूंगा सारी कैंसिल हो जाएंगी मेरी, तो F इंटरनल मेरी सारी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और मैं देखूंगा कि F इंटरनल सारी कैंसिल हो गई एंड दिस फैक्टर कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ये जो मेरा आएगा m इंटू a जो मेरा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, और जो टोटल मास है दैट इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ f एक्सटर्नल। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ f एक्सटर्नल। हाउएवर ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ f इंटरनल प्लस f एक्सटर्नल। ठीक है, ये जो मेरा इंडिविजुअल पार्टिकल है उसके ऊपर इंटरनल फोर्सेस भी लग रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रही हैं, बट जो मेरा ये वाला फैक्टर, ये जब मैंने सबको ऐड किया तो मेरी इंटरनल फोर्सेस जो होंगी वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, सारी कैंसिल हो जाएंगी बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है हमारा, सारी इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लग रही होंगी एंड दैट इज़ गोइंग टू गेट कैंसिल व्हेन वी आर गोइंग to add up all this individual effect of our forces। ठीक है, बट मेरा जो m इंटू a वाला फैक्टर होगा दैट इज m इंटू a, तो जब ये यहाँ पे सारी इंटरनल कैंसिल हो गई दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे कितनी बचेगी, बस f एक्सटर्नल नेट बचेगी। ठीक है, नेट f एक्सटर्नल बचेंगे, तो यहाँ पे जो मेरा सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ f नेट एक्सटर्नल, देर इज़ नो रोल ऑफ इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो निकलता है ये निकलता है कि जो मेरा सेंटर ऑफ मास का मोशन होता है और दैट इज़ बिकॉज ऑफ f एक्सटर्नल ओनली, देर इज़ नो रोल ऑफ f इंटरनल। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन एक्सप्लेन्ड हेयर। यहाँ पे भी यही सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि the total mass of the system of particle, acceleration of its center of mass is nothing but sum of all the forces acting on it। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये सारी forces के ऊपर all the forces acting on it, internal external दोनों। ठीक है, एंड
So when we talk of the force F1 on the first particle, it is not a single force, but it is a vector sum of all the forces acting on the particle, external forces and internal forces. However, the internal forces occur in equal and opposite, and the sum of the forces, their contribution, all together इन सब का जो contribution आएगा internal forces का, that comes out to be 0. तो मेरा जो final equation बन जाएगी, only external forces that can contribute to the equation, so that will comes out to my F into m into a, that is nothing but F external. ठीक है, m into a, that is nothing but F external. So मेरा center of mass का जो एक्सेलेरेशन आएगा, इट इज़ नथिंग बिकॉज ऑफ माई एफ एक्सटर्नल. ठीक है, सो यहाँ से एक और पॉइंट निकला मेरा कि जो मेरा एफ एक्सटर्नल होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, ये सारी आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी. तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस. और एक्सटर्नल फोर्सेस जितनी भी होंगी सेंटर ऑफ मास के, सो इफ़ यू सी कि यहाँ पे so if we extend this idea, the center of mass of the system of particle moves as if the center of mass has been concentrated, as the mass of the system is concentrated and all the external forces are applied onto this point. If we see it here in this कि जिस तरीके से मेरे ये center of mass मेरे particles के ऊपर लग रहे हैं, this is my external forces, और ये मेरी सारी जो हैं these are my internal forces. ये मेरी सारी दीज आर माई इंटरनल फोर्सेज, ये सारी मेरी इंटरनल फोर्सेज हैं जो कि सारी कैंसिल हो जाएंगी. अगर मैं इस वाले पार्टिकल पे देखूँ तो ये मेरी इंटरनल फोर्सेज, ये सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी. ठीक है, दीज इंटरनल फोर्सेज विल गेट कैंसिल. ठीक है, बट मेरी जो एक्सटर्नल फोर्सेज आ जाएंगी वो सारी आ जाएंगी. तो इस वाले को मैं इस तरीके से मिमिक कर सकता हूँ कि ये मेरा सेंटर ऑफ मास अप्लाई कर रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास पे माई 4 फोर्सेज आते हैं. ठीक है, माई 4 फोर्सेज आते हैं. ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया और इस पर मेरी 4 फोर्सेज हो गई, F1, F2, F4 एंड F3. तो एग्जैक्टली हम लोग भी यही चीज़ करते आ रहे हैं अभी तक. जितना भी हमने पार्टिकल मोशन पढ़ा था, वो भी हमने यही पढ़ा था ना. एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर हम लोग क्या करते थे, पूरी की पूरी बॉडी को एज अ सिंगल पार्टिकल एज्यूम कर लेते थे. सिंगल पार्टिकल एज्यूम कर लिया और इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं, वी अप्लाइड ऑन टू इट्स 1 पॉइंट ओनली. तो वो जो 1 पॉइंट है, दैट इज़ नथिंग बट इट्स सेंटर ऑफ मास. तो हमने देखा यहाँ पे भी वी आर अप्लाइंग द सेम कंडीशन. सेंटर ऑफ मास पे ही वी आर अप्लाइंग ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस विच इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ ट्रांसलेशन मोशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास. ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का ओनली ट्रांसलेशन मोशन इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, सो हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो हमने जो एज्यूम किया था, दैट इज नाउ बीन जस्टिफाइड ऑल्सो विद आवर सेंटर ऑफ मास थिंग. ठीक है, दैट इज नाउ बीन जस्टिफाइड विद आवर सेंटर ऑफ मास थिंग. So to determine the motion of center of mass, you don't require a knowledge of internal forces, only external forces is required. We have seen it in this equation. Now we did not need to specify the nature of particle. अब हमें यहाँ पे we don't need to specify कि हमारा whether जो आपका जो बॉडी है, हाउ इज़ योर बॉडी. ठीक है, आपको सेंटर ऑफ मास पता है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्सेज जिस तरीके से लग रही है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दोज फोर्सेज ऑन योर सेंटर ऑफ मास. यू डोंट ये बॉडी कैन बी एनीथिंग. द बॉडी कैन बी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं मल्टीपल, और द बॉडी कैन बी सम रिजिड बॉडी. ठीक है, कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल हो सकती है, रिजिड बॉडी हो सकती है, या ये पूरी की पूरी बॉडी इट कैन बी डूइंग, ये पूरी की पूरी बॉडी इट कैन बी डूइंग अ ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनरी मोशन. बट मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो मोशन होगा, दैट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस थिंग, दैट इज़ जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर ऑफ मास के ऊपर मेरी एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है. ठीक है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर कितनी लग रही है. ठीक है, वही जो होगा मेरा सेंटर ऑफ मास को ट्रांसलेटरी मोशन देगा. ठीक है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है. इंटरनल पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी फोर्स लग रही है, दे विल बी डूइंग ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनरी मोशन. बट जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा, दैट विल बी ओनली डूइंग माई ट्रांसलेटरी मोशन. जैसे फॉर इंस्टेंस हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये मेरा दिस इज़ माई सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास है तो मैं देखूँ इसके ऊपर एक एफ एक्सटर्नल जो लग रही है, दैट इज़ नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे मैं देखूँ ये जो पार्टिकल है, ये सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ ओनली हैविंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई इसके ऊपर और कोई फोर्स इसको कोई मोशन नहीं करा पा रही है. बट बाकी सारे पार्टिकल्स पे देखो, देर आर सम अदर फोर्सेस विच इज़ मेकिंग दिस पार्टिकल मूविंग. ठीक है, जैसे ये वाला पार्टिकल है, और भी इंटरनल फोर्सेस भी लग रही हैं जिसकी वजह से इट इज़ चेंजिंग द ओरिएंटेशन. तो बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका मोशन में भी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज उनका मोशन हो सकता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से एंड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से. बट जो मेरा सेंटर ऑफ मास का जो मेरा मोशन है, अगर मैं देखूँ, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्स, और वो चेंज नहीं होगा मेरा. अगर ये यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे आके ब्रेक भी हो जाता है ना, इफ दिस ब्रेक, तो मेरे ये वाले पार्टिकल मेरे इधर मूव करेंगे, ये वाले पार्टिकल मेरे इधर मूव करेंगे, बट सेंटर ऑफ मास पे मेरा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास का मोशन मेरा इंपैक्ट कब डालेगा, वो तब डालता है जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स कुछ इंपैक्ट डाले. अगर मेरा ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स सम इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्रेक हुआ है यहाँ पे,
तो इंडिविजुअल पार्टिकल में फ्लाई अप, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मेरा सेम मोशन होता रहेगा सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि मेरा एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी है वो सेम पहले भी थी अभी भी वही है, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास का मोशन मेरा, सो यहाँ पे वही पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है कि वट एवर इज द सिस्टम एंड द मोशन ऑफ योर इंडिविजुअल पार्टिकल द सेंटर ऑफ मास मूव अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है मेरा कि एफ एक्सटर्नल ओनली कैन मूव योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो दैट इज देयर। सो हम एक्सटेंडेड बॉडी को अभी तक हम लोग पहले क्या करते थे उसको पार्टिकल ले लेते, बट नाउ देर इज़ नो पॉइंट ऑफ पुटिंग, नाउ देर इज़ नो पॉइंट ऑफ चेंजिंग और एक्सटेंडेड बॉडी इनटू द पॉइंट मास। हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी को भी स्टडी कर सकते हैं इन टू वेज। एक तो उसका सेंटर ऑफ मास का मोशन स्टडी कर लो और बाकी प्लस अदर मोशन स्टडी कर लो जो उसके ऊपर है। जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है ये हम ऑलरेडी पहले भी स्टडी कर चुके हैं जब हम पॉइंट मास लेके चल रहे थे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का वी ट्रीट द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज अ ट्रांसलेटरी कंपोनेंट ऑफ आर सेंटर ऑफ मास मोशन और एंड द अदर पार्टिकल मोशन, ठीक है। जो बाकी के पार्टिकल का मोशन हो रहा है जैसे रोटेशनल मोशन हो रहा है उसमें, सो वी टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। सो यहाँ पे वही बता रखा है कि वी हैव जस्टिफाइड द प्रोसीजर जो हमने पहले एज्यूम करके चलते थे पॉइंट मास, वी हैव जस्टिफाइड इट कि हम लोग वही सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी हमने अभी जस्टिफाई वो किया कि हम पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करके वी कैन कंसिडर इट एज ए पार्टिकल बॉडी एंड वी कैन हम लोग उसका ट्रांसलेटरी मोशन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसका ट्रांसलेटरी मोशन स्टडी कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव फाउंड हाउ टू डिस्क्राइब द, सो अब इस सेंटर ऑफ मास के और सेंटर ऑफ मास की वजह से हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास एंड ट्रांसलेटरी मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने क्या देखा, वी हैव फाउंड दैट पहले हम लोगों ने बस एक पॉइंट मास की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था। अब हमने क्या किया, हमने सेपरेट कर दिया ट्रांसलेटरी मोशन को फ्रॉम द रोटेटरी मोशन ऑल्सो। ट्रांसलेटरी मोशन जो होगा मेरा दैट इज माई द बॉडी जो सेंटर ऑफ मास का मोशन हो रहा है, ठीक है। और जो मेरा रिजिड बॉडी है दैट मे बी रोटेटिंग और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी डूइंग द इंटरनल मोशन ऑल्सो, ठीक है। बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं और जो मेरी रिजिड बॉडी है दैट कैन बी डूइंग द रोटेशनरी मोशन। और here in this with the process of this defining a center of mass and separating the center of mass from the other particles, so हमने क्या किया इसमें बेसिकली मोशन को ऐसे डिफाइन कर दिया कि एक ट्रांसलेटरी मोशन है जो सेंटर ऑफ मास का है, जो कि हम लोग बाय एजम्पशन लेके ही आ रहे थे आज तक का कि पॉइंट मास कंसीडर करके वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही हो रहा है। दूसरा हमने क्या देखा कि हम नाउ सेपरेट आउट कर सकते हैं रिजिड बॉडी के मोशन में कि एक हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। दूसरा हमारा उसके ऊपर रोटेशनरी मोशन हो सकता है। अगर मेरे मल्टीपल पार्टिकल्स हैं तो देयर कैन बी ए वाइब्रेशन और द इंटरनल मोशन और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट इट्स बीन मेंशन्ड हियर। तो इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से दे रखा है। सो फॉर इंस्टेंस आपका कोई प्रोजेक्टाइल, इफ यू हैव थ्रोन अ बॉम्ब हेयर एंड द बॉम्ब गॉट एक्सप्लोडेड हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉम्ब है, ठीक है, दैट इज मूविंग हेयर, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है द सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम पाथ। सेंटर ऑफ मास के कोई चेंज नहीं आएगा। दो यहाँ पे आपके फ्रेगमेंट इधर उधर गिर जाएंगे, ठीक है, फ्रेगमेंट सारे इधर उधर गिर जाएंगे, बट आपका सेंटर ऑफ मास आपका केवल ये पाथ सेम पाथ ही फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ही एक्सटर्नल फोर्स एक्सप्लोजन से पहले भी लग रही थी और सेम एक्सटर्नल फोर्स एक्सप्लोजन के बाद ही लग रही है, दैट इज़ नथिंग बट योर ग्रेविटी, ठीक है। वो पहले भी वही लग रही थी, बाद में भी एक्सटर्नल फोर्स वही लग रही थी। ये जो एक्सप्लोजन हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एफ इंटरनल, और इंटरनल फोर्स जो होती है मेरी कभी सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं कराती, ठीक है। तो देयर इज विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ माई सेंटर ऑफ मास बिकॉज ऑफ एनी इंटरनल फोर्सेस। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स हुई एक्सप्लोजन की वजह से, सेंटर ऑफ मास पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। सो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोजेक्टाइल की जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, एक्सप्लोड इनटू फ्रेगमेंट इनटू मिडवे, फोर्सेस लीडिंग द एक्सप्रेशन टू द इंटरनल फोर्सेस contribute this internal forces, they contribute nothing to the motion of my center of mass. The total external force, that is a force of my gravity, it is same before and after the explosion. So my center of mass under the influence of my external force will follow just a same parabolic trajectory, ठीक है। There will not be any change in the parabolic trajectory, right? अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, विल सी द लीनियर मोमेंटम ऑफ आवर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है मेरा, दैट इज नथिंग बट द मोशन कंटेन इन द बॉडी दैट विल बी डिफाइंड विद द मास एंड द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मास इनटू वेलोसिटी। और हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था कि एफ एक्सटर्नल ओनली दैट इज गोइंग टू चेंज योर मोमेंटम, ठीक है, dp by dt, द एफ एक्सटर्नल इट इज चेंजिंग द मोमेंटम, ठीक है। सो यहाँ पे दिस ऑल्सो वी हैव गॉट इट फ्रॉम द this we have got it from the Newton second law, ठीक है। अब now we'll apply the same Newton second law on the system of particle। अगर मेरे system of particles हैं तो मेरा system of particles की मेरी मोमेंटम कितनी हो गई, फॉर द हर पार्टिकल की मैं
आई विल टेक द इंडिविजुअल मोमेंटम। अगर मेरे देर आर मल्टीपल सिस्टम ऑफ पार्टिकल, अगर फॉर इंस्टेंस ये वाला एग्जांपल लें तो देर आर 4 पार्टिकल, ठीक है, तो इन सब की इंडिविजुअल मोमेंटम m1 v1, m2 v2, m3 v3, m4 v4, ठीक है, इन चारों की हम विल टेक द इंडिविजुअल मोमेंटम एंड दैट इज दिस वन, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर हमने देखा था दिस इंडिविजुअल मोमेंटम हमने ऑलरेडी देखा था, ये किसके बराबर होती है, टोटल मास ऑफ माई सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ये हमने ऑलरेडी देखा था इस यहाँ पे इन द लास्ट वन वी हैव डिराइव्ड दिस, ठीक है। सो इंडिविजुअल पार्टिकल की मोमेंटम दैट इज नथिंग बट टोटल मास ऑफ द सिस्टम इंटू velocity of my center of mass. So total mass of the system is nothing but equal to product of your total mass into mass of center of mass, ठीक है, velocity of your center of mass. Now if you do now here on the this side if you do dp by dt, तो इसमें क्या आएगा आपका dp by dt if you do that is nothing but your mass into acceleration, ठीक है, if you do it here, so dp by dt is nothing but your mass into acceleration, mass into acceleration हमने क्या देखा था, this is nothing but our f external, ठीक है, तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन ना, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, ठीक है, इसको मैंने डी पी बाई डी टी किया, डी पी बाई डी टी, सो दैट इज़ नथिंग बट एम इंटू डी वी बाई डी टी, बिकॉज वी आर टेकिंग मास एज अ कॉन्स्टेंट, मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है, तो एम इंटू डी वी बाई डी टी। अब ये डी वी बाई डी टी इज़ व्हाट योर मास और डी वी बाई डी टी इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, और आपका सेंटर ऑफ मास कब एक्सेलरेट करेगा, जब आपकी एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है दैट इज़ नथिंग बट एफ एक्सटर्नल की वजह से ये होता है, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो यहाँ पे भी हमारा वो एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर मेरा एफ एक्सटर्नल है देन ओनली देर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है देन देर विल नॉट बी एनी चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अगर मेरा सिस्टम में पार्टिकल है उसमें इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं तो उसका मोमेंटम मेरा कंजर्व रहेगा, ठीक है, दैट मीन्स इफ माई एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन माई डी पी बाई dt is my zero, so my change in momentum is zero, so my momentum is conserved, p initial is equal to p final, ठीक है, in that case I can conserve my momentum, ठीक है, जो भी मेरा initial momentum होगा वही final momentum होगा, ठीक है। so my p is constant, total external force on acting on the particle अगर वो zero हो जाता है तो total linear momentum is conserved, ठीक है, linear momentum is constant. So when the total external force system is zero then the velocity of my center, so अगर मेरा total external force अगर मेरा zero है तो अगर मेरा center of mass किसी velocity से move on कर रहा है तो it will be moving with the same constant velocity. अगर वो rest पे है तो then it will be on the rest only. center of mass अगर मेरा rest पे है initially, अगर मेरा body दोनों मेरी suppose there are multiple bodies, so हमने ये वाले cases देखे थे ना, जैसे plank है, इसके ऊपर if the boy is running हमने देखा था in our work energy power में boy is running, तो that means अगर इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है, इन दोनों का अगर मैं सिस्टम लेके चलूँ तो देर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इनका जहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास लाई करेगा द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, ठीक है, जो डेल्टा चेंज इन सेंटर ऑफ मास होगा विल नॉट बी, जो बॉय मेरा यहाँ से यहाँ पे भी मूव करके आ गया एंड द प्लैंक विल बी मूविंग हेयर, तो दोनों जो मूवमेंट ऐसे होगा कि मेरा डेल्टा आर सी एम जो मेरा सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, बिकॉज इनिशियली मेरा सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था वो वहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इनटू इट, ओनली इंटरनल फोर्सेज आर एक्टिंग इनटू द सिस्टम, ठीक है। सो इंटरनल फोर्सेस एक्सर्ट बाय द पार्टिकल, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स का यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो सकता है, ठीक है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास के यहाँ पे। So if the total external force on the system is zero, the center of mass, so अगर total external force on the system is zero, the center of mass may be moving with a constant velocity, moving in a straight line like a free particle. तो अगर ऑलरेडी मेरा सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, so it will be keep on moving with the same velocity like a free particle if the net external force भी आपका जीरो हो रही है तो, ठीक है। नाउ आपको इसी के बेसिस पे दे हैव गिवन 2 एग्जांपल, सो वन इज़ योर दिस एग्जांपल इज़ द रेडियो एक्टिव डिके, और फिर उसको एक एक्सटर्नल फ्रेम से दिखाया गया और फिर दूसरा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये रेडियम है मेरा, तो दिस पार्टिकल इज़ देयर, न्यूक्लियस रेडियम इज़ देयर, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वी आर गोइंग टू सी द कंजर्वेशन ऑफ आवर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ मूविंग हेयर, तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, सो इट गॉट ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्टिकल हीलियम में और ये रेडॉन में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, रेडॉन इसमें। तो नाउ जब ये ब्रेक डाउन होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, सो दैट इज़ एन इंटरनल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा, जो ये जैसे पहले मूव कर रहा था मेरा सेंटर ऑफ मास, इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम,
ठीक है। या सपोज अगर ये मेरा रेडॉन मेरा सेंटर, अगर मेरा रेडॉन मेरा रेडियम में मेरा इफ़ इट वर एट रेस्ट, अगर ये यहाँ पे रेस्ट पे था, सो माई सेंटर ये दोनों पार्टिकल मेरे मूव ऑन करेंगे बट माई सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट, ठीक है। अगर मेरा इनिशियली ये रेडियम मेरा रेस्ट पे था, अगर मेरा रेडियम इनिशियली मूव कर रहा है तो अगर ये यहाँ पे आके एक्सप्लोड हुआ और ब्रेक डाउन हुआ तो ये दोनों मेरे वेलोसिटी से मूव करेंगे, किसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, माई सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। और अगर मैं ये सारा मोशन सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखूँ तो मेरे को इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। मेरा हीलियम इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, रेडॉन मेरा इस डायरेक्शन में, और जो इनकी जो m/v का जो कंपोनेंट होगा m1/v1 दैट विल बी इक्वल टू m2/v2, ठीक है। ये मेरे दोनों के कंपोनेंट दैट विल कम्स आउट टू बी 0। तो इसका जो मास होगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसका जो मास होगा बिकॉज इसका मास कम है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बट इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। बिकॉज मेरा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी 0 है, सो दिस सेंटर ऑफ मास पे ही मैं बैठ के देख रहा हूँ ना, तो माई सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी 0। सो यहाँ पे जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, m वी सी एम क्या होगा आपका m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये आपका 0 है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2, ठीक है। और प्लस आपका यू कैन कंजर्व योर मोमेंटम ऑल्सो, कि इनिशियल मोमेंटम यू कैन डू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑल्सो हेयर, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप लगा सकते हो इस पर, सो देयर ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका m1v1, तो ये आपका मास कम है सो इट विल मूविंग विद हायर वेलोसिटी, ये आपका मास ज़्यादा है सो इट विल मूविंग विद स्लोअर वेलोसिटी, ठीक है। सो इनिशियली जो मोमेंटम था दैट इज़ 0 और जो फाइनल मोमेंटम हुआ m1, इसका फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या था 0, अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे है तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा m1 m हीलियम इंटू वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ रेडॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ रेडॉन, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें कितना, इसमें जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर मेरा इफ़ माई बॉडी, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अनस्टेबल पार्टिकल न्यूक्लियर रेडॉन, सो यहाँ पे ये दिखा रखा है कि अगर मेरा two particle produce the radon nucleus and the alpha particle move in the different direction such a way that the center of mass move along the same path। तो यहाँ पे यही दिखा रखा है कि रेडियम अगर इस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है तो इट मस्ट बी हैविंग सम वेलोसिटी और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सप्लोड हो गया, यहाँ पे जब ये एक्सप्लोड हो गया तो दे विल मूव इन डायरेक्शन, बट जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले केस में क्या किया ना, इस वाले केस में तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है मेरा और दीज टू पार्टिकल्स आर मूविंग हेयर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मेरा सेम उससे मूव कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले सेकंड वाले केस में क्या किया मैंने, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ही देख रहा हूँ मैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के जब मैं बैठ के देखूंगा तो मेरे को इसका मोशन इधर जाता हुआ दिखेगा, इसका मोशन इधर आता हुआ दिखेगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखा है कि बैलेंस्ड मोशन रहता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। बिकॉज क्या होगा ना, इसकी वेलोसिटी इधर है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे करने के लिए मेरे को इधर कुछ वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, सेम वे इसकी वेलोसिटी में भी मेरे को इधर कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दे विल बी मूविंग लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ विजुअलाइजिंग इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो इन दिस वी हैव ऑब्जर्व द डिके फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, द पार्टिकल इन्वॉल्व इन द डिके लुक्स पार्टिकुलरली। अब इसमें जो हमारा था थोड़ा मोशन डिफरेंट था बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो मूविंग, अगर सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे लेके देखा तो हमने देखा मोशन इज क्वाइट सिंपल, ठीक है, सिंपल मोशन हो रहा है दोनों का। द प्रोडक्ट पार्टिकल्स इन दिस, द प्रोडक्ट पार्टिकल मूव बैक टू बैक विद देयर सेंटर ऑफ मास रिमेन एट द रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट पार्टिकल दे आर मूविंग देयर बैक टू बैक एंड देयर सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, ठीक है। सो ये हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम है रेडियो एक्टिव डिके में, वी कैन वर्क इट आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जहाँ पे मेरा इंटरनल फोर्सेस होती हैं, विद दैट वी कैन वर्क इट आउट विद आवर सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक एग्जांपल हमारे को दे रखा है बाइनरी स्टार का। बाइनरी स्टार, जब मेरा दो स्टार दे आर मूविंग, सपोज दिस स्टार इज देयर एंड दिस स्टार इज देयर, सो दे आर मूविंग। सो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में देर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली द इंटरनल फोर्स, देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज दिस इज अ हैवी स्टार, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ देर इज़ नो, अगर ये इधर की साइड में ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, तो जब ये मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, बट यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास को तो मूव करना नहीं चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव करेगा, तो दैट मीन्स दिस इज मूविंग इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो ये इधर मूव कर रहा होगा और ये इधर मूव कर रहा होगा, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस कि अगर मेरे दो स्टार्स हैं, इफ़ माई एस स्टार इज़ देयर, सो दिस वन इज़ माई S1 स्टार, जो मेरी ये डॉटेड लाइन है, ठीक है।
इफ इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, तो इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है. इफ इट्स रोटेटिंग लाइक दिस एंड इट इज द सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सेम वे जो मेरा दूसरा स्टार है दैट इज मूविंग इन दिस, दैट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है. और दोनों का सेंटर ऑफ मास इट इज़ मूविंग. अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ गया. सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देख रहा हूँ तो मेरे को इसका मोशन दिख रहा है, जो एक स्टार का मोशन इधर दिखेगा और दूसरे स्टार का मोशन मेरे को इधर दिखेगा, ताकि तभी मैं रेस्ट पे रहूँगा, ठीक है. तभी आई विल बी एट रेस्ट, ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, ठीक है. अदरवाइज एक का भी अगर ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास विल बी स्टार्टेड मूविंग. तो टू मेंटेन द सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, तो इट सीम्स लाइक कि दोनों बैक टू बैक इन दे विल बी डूइंग द रोटेशन लाइक दिस, ठीक है. बट यहाँ पे अगर मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ इसको, तो इट इज़ लाइक आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है. तो मेरा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे लेके चल रहा हूँ मैं. नहीं तो सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ माई स्टार्स. तो स्टार्स का भी मोशन हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे जो स्टार हो रहा है ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ये अपने इस रेडियस में मूव कर रहा है. ये वाला स्टार है दैट विल बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू मेंटेन द सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, ठीक है. बिकॉज सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी मूविंग, तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है. सो टू मेंटेन दैट माई दिस स्टार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस स्टार विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. तो इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ही दिखाया गया है, ठीक है. So in astronomy, binary double star system is a common occurrence. So there is no external forces. Center of mass of the double star is like a free particle. ठीक है. So there is no external force. So it will be moving with a, तो यहाँ पे it will be moving with a free velocity. कोई external force नहीं है. And द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने देखा तो दो स्टार हैं, इट विल बी मूविंग लाइक इट विल बी मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है. ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, और मास के ऊपर डिपेंड करेगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा. अगर इसका मास ज़्यादा है, S1 का मास मेरा ज़्यादा है, तो ये S1 के ज़्यादा पास लाई करेगा, तो ये छोटे सर्कल में घूमेगा S1, ठीक है. अगर मेरा ये सेंटर ऑफ मास दोनों बराबर के हैं मेरे स्टार्स, तो इन दोनों का जो मेरा दोनों का सेंटर पे लाई करेगा और दोनों मेरे ये r/2 से मूव ऑन करेंगे फिर, ठीक है. दोनों मेरे r/2, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका छोटा सर्कल बनेगा. वो उसके पास सेंटर ऑफ मास होगा और वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करेगा, तो उसका छोटा सर्कल बनेगा, ठीक है. सो इफ़ यू सी द सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखूँ तो मैं 2 स्टार्स आर मूविंग इन अ सर्कल अबाउट द सेंटर ऑफ मास विच इज़ एट ए रेस्ट. द पोजीशन ऑफ द स्टार विल बी डायमेट्रिकली अपोजिट. और हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है. स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एंड दे आर and both of them are revolving around both of them are doing a rotation about the this ये जो center of rotating about the center of mass, ठीक है. Now in this 2 example we have seen the center of mass motion and about the center of mass. So हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने देखा कि दैट इज़ अ यूजफुल टेक्निक टू स्टडी द मोशन ऑफ आवर बॉडीज विद रेफरेंस टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है. दैट इज़ विद दिस 2 एग्जाम्पल, राइट. अब हम देखते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट दैट इज़ आवर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है. इसको देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से. सो हमने अभी तक स्केलर प्रोडक्ट देखा था. स्केलर प्रोडक्ट में हम लोगों का यूटिलिटी थी, हमने देखा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, बिकॉज वर्क डन निकालने में हमारे को देखना था फोर्स जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना लग रहा है. सो हमारे को जो स्केलर प्रोडक्ट था क्या बताता था, हमारे को उसका प्रोजेक्शन बताता था कि उस एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की अलॉन्ग साइड और अपोजिट साइड कितना उसी की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में कितना मेरा उसके ऊपर प्रोजेक्शन है. तो यहाँ पे भी हमको वर्क डन के लिए हमने क्या करना था, फोर्स का प्रोजेक्शन देखना था टुवर्ड्स द साइड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो दैट्स वाई द स्केलर प्रोडक्ट हैज़ बीन यूजफुल. अब क्या होता है कभी कभार हमारे को कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर को रोटेशनल टेंडेंसी कितना होता है. यहाँ तो हमने देखा था उसका कि उसको यहाँ पे हमने देखा था कि उसका प्रोजेक्शन एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, ये वेक्टर ए बी, ठीक है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर को कितना हेल्प कर रहा है. सपोज अगर ये सेम डायरेक्शन में है, इधर ही आ रहा है इसका, तो ये इसको हेल्प कर रहा है. अगर ये मेरा ए वेक्टर इधर होता तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आता तो बी वेक्टर को अपोज करता, बट इसकी डायरेक्शन में ही होता, यही मेरी डायरेक्शन होती, ठीक है, 0 या 180 डिग्री. और अब जो होता है मेरा वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, दैट इज़ टेंडेंसी टू रोटेट, ठीक है. ये जो ए वेक्टर है इसकी बी वेक्टर को रोटेट कराने की कितनी टेंडेंसी है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू गिव, दैट इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन यूज्ड इन रोटेशनल मोशन. जब भी मेरा रोटेशनल मोशन आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट इज़ ए इंपॉर्टेंट टूल टू वर्क अराउंड. सो हमारे को आगे जो 2 फिनोमिना पढ़ने हैं, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स विच वी कॉल द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम, उसको पढ़ने के लिए वी नीड दिस टेक्निक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है. अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की. सो वेक्टर प्रोडक्ट को किस तरीके से लिखा जाता है, ए बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. और इसको हम लोग वी शो इट बाय
पैरेललोग्राम, ठीक है। दैट इज़ अ, इसका जो मॉड आता है, दिस मॉड इज़ नथिंग बट द एरिया ऑफ माई पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस एरिया ऑफ माई पैरेललोग्राम जिसकी एक साइड ए है, दूसरे की साइड बी है, ठीक है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सो यहाँ पे जो सी है, इसका जो मेरा जो ये जो आएगा, जो मेरा ए क्रॉस बी जब मैं करता हूँ तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो इसमें मेरा एक तो सी आएगा, दैट इज़ माई वेक्टर, ठीक है। इसका जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ नथिंग बट माई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा जो है इन दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल है, इन दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल है। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया ऑफ माई पैरेललोग्राम जिसकी साइड ए, एक की साइड बी है, दूसरे की साइड ए है, ठीक है। उस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड है। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं किस तरीके से बता रखी है। सो जो सी होगा मेरा, जो वेक्टर सी आएगा, उसका जो वो होगा वो इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो मेरा ए एंड बी अगर मेरा ये दोनों प्लेन में लाई कर रहे हैं, दिस इज़ माई ए एंड दिस इज़ माई बी, ठीक है, ये मेरा इन दोनों प्लेन में लाई कर रहा है, तो सी विल बी इन परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है, दिस विल बी इन सी। और इसकी डायरेक्शन किस तरीके से लेके जाती है, अब आप अपने फिंगर को कर्ल करो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जो आपका थंब की डायरेक्शन आएगी दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर सी, ठीक है। सो दैट इज़ योर, यू कैन डू इट विद राइट एंड स्क्रू रूल की तरह देख लो, ठीक है, कि इफ़ यू आर मूविंग, if you have to do the a to b vector, you move the screw from a to b, तो आपका screw उस साइड में अंदर मूव करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या देखो आप, you curl around your finger from a to b, a से b फिंगर कर्ल करो, जहाँ पे आपका थंब पॉइंट करेगा दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ योर सी की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। सो ए क्रॉस बी जो सी की डायरेक्शन आएगी दैट इज़ दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज यू आर कर्लिंग योर फिंगर फ्रॉम ए टू बी। अगर आप बी से ए की तरफ कर्ल करोगे तो आपका थंब नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू माई बी क्रॉस ए, ठीक है, बिकॉज माई डायरेक्शन आर सेम, ठीक है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों के अगर मैं देखूँ मैग्नीट्यूड आर सेम, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स आर सेम। बट इनका अगर मैं वेक्टर देखूँ, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। बिकॉज बी क्रॉस ए देखूंगा, अगर मैं बी से ए की तरफ मूव करूँगा तो मेरा थंब नीचे डाउनवर्ड शो करेगा, और ए क्रॉस बी करूँगा तो मेरा थंब अपवर्ड शो करेगा, ठीक है। और जो एंगल होता है, कोई भी दो वेक्टर हैं, सपोज दिस वेक्टर इज़ देयर एंड दिस वेक्टर इज़ देयर, तो इन दोनों के बीच में अगर मेरे को एंगल देखना है तो पहले तो मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। आई शिफ्टेड इट पैरेलली, इस वाले वेक्टर को, बी वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको टेल टू टेल कंबाइन किया मैंने, टेल से टेल जुड़ाई इसकी। अब मैं क्या देखता हूँ, इन दोनों के बीच में दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये एंगल और दूसरा ये बड़ा वाला एंगल 360 माइनस थीटा, ये थीटा है तो दूसरा 360 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे जो मेरे को एंगल लेना है दैट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंगल जो कि लेस देन 180 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को छोटा एंगल लेना है दैट इज़ लेस देन 180, तो दिस थीटा विल बी माई एंगल, नॉट दिस 360 माइनस थीटा, ठीक है। सो दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। अब यहाँ पे जो है हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, बट हमने अभी देखा स्केलर प्रोडक्ट इज़ नॉट, वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव बिकॉज मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो जाती है इनकी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। नाउ इनका जो रिफ्लेक्शन में भी बिहेवियर है दैट इज़ सेम, कि फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो ए क्रॉस बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू योर माइनस ए क्रॉस माइनस बी, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, इनका रिफ्लेक्शन जो बिहेवियर होता है वो इक्वल होता है। तो अगर मेरा ये ए है ये बी है, अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, अगर मैं ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल कर रहा हूँ तब भी मेरा ये आ रहा है। अब मैं माइनस ए ले लूँ, मेरा माइनस ये हो गया, और माइनस बी क्या हो गया, ये हो गया। अब भी मैं कर्ल फिंगर करूँगा, ये मेरा माइनस ए है, ये मेरा माइनस बी है, और मैं कर्ल कर रहा हूँ फिंगर इसी डायरेक्शन में, देन ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस डायरेक्शन ओनली, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगी, डायरेक्शन भी यही आएगी। तो दैट्स वाई इसका जो बिहेवियर अंडर द रिफ्लेक्शन डज नॉट चेंज, सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। सो बिहेवियर ऑफ ए और बी के दस ए एंड बी डज नॉट चेंज द साइन अंडर द रिफ्लेक्शन, ठीक है। ए क्रॉस बी का अगर मेरा माइनस है दोनों का, अगर मैं दोनों के साइन चेंज कर दूँ एंड आई विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट, सो द माई क्रॉस प्रोडक्ट विल नॉट चेंज, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। सो बोथ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। आप इस तरीके से कर लो, चाहे इसको ए क्रॉस बी और फिर ए क्रॉस सी इस तरीके से कर लो, ठीक है। सेम वे वी हैव सीन इट इन डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो। तो या तो आप इसका पहले बी प्लस सी का, सो आपके पास अगर दो वेक्टर दे रखे हैं ए बी, दिस इज़ योर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। तो आप बी प्लस सी कर लो चाहे दोनों का पहले, ठीक है, बी प्लस सी करके फिर ए क्रॉस बी कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा ए, बिकॉज टेल टू टेल ज्वाइन करना है, तो नाउ यू विल डू ए क्रॉस बी, तो आपका ये परपेंडिकुलर कुछ आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे करो, ए का बी के साथ पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, फिर बी का ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिखो, एंड दोनों को दोनों दैट विल कम आउट टू बी सेम एज लाइक दिस, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और फिर ए
ए के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ दैट विल बी जीरो, बिकॉज साइन थीटा जो होगा यहाँ पे साइन थीटा विल बी जीरो, ठीक है। एंगल दोनों के बीच में जीरो होगा अपने वेक्टर के साथ, तो साइन थीटा विल बी जीरो। सो यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट जो आती है जो हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से आई जे एन के, तो आई क्रॉस आई विल बी जीरो, बट हमारा आई डॉट आई देखा था ना हमने 1 था, तो यहाँ पे आई डॉट आई इज़ जीरो, आई जे डॉट जे इज़ जीरो, के डॉट के इज़ जीरो, बट आई डॉट जे जो होगा मेरा क्या होगा, के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से एक सर्कुलर बनता है ये। सो दिस में आई जे और के, ठीक है। सो आई क्रॉस जे जो देगा मेरा दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई के क्रॉस आई क्या देगा मेरा, जे देगा, जे क्रॉस के क्या देगा मेरा, आई देगा, ठीक है। अगर मेरा डायरेक्शन कोई भी अपोजिट कर दिया, अगर मैं जे क्रॉस आई देखने लगा तो मेरा माइनस के देगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेगा, सो इट विल गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली, आई जे एंड के, ठीक है, के, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा ये, ठीक है। सो अगर आप के क्रॉस जे करूँगा तो वो देगा आई बट माइनस आई देगा, ठीक है, वो माइनस आई देगा। सो इट विल बी रनिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जे क्रॉस ए आपको आई देगा, के क्रॉस आई आपको जे देगा। अगर आपने जे क्रॉस आई किया देन यू विल गेटिंग माइनस के, ठीक है। सो यू विल हैव टू फॉलो देम साइक्लिकली, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग कि हमारा ए और बी वेक्टर इफ़ इट्स बीन रिप्रेजेंटेड इन अ वेक्टर, आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आई जे के में आपको प्रेजेंट मिला हुआ है इस तरीके से। सो हाउ यू विल फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट, आपको सी निकालना है। आपको ए दे रखा है इसमें, सपोज फॉर इंस्टेंस आपको इस तरीके से दे रखा है 3i माइनस 4j प्लस के, दिस इज़ योर ए, और आपको बी दे रखा है, दिस इज़ योर बी, ठीक है। अब आपको सी निकालना है, सी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज़ नथिंग बट ए क्रॉस बी। तो इसको किस तरीके से करेंगे, विल सॉल्व इट विद द डिटर्मिनेंट मेथड। सो इसका डिटर्मिनेंट ये होता है आपका ए क्रॉस बी इज़ नथिंग बट आई जे के, और आपको आई की वैल्यू आई के नीचे डालनी है, तो यहाँ पे आपकी हो गई 3 माइनस 4 एंड 5, और इधर आप डाल दो माइनस 2 1 माइनस 3, ठीक है। तो इसको ओपन अप कैसे करते हैं, आई को आई वाले फैक्टर्स ये दोनों फैक्टर हाइड कर लो, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इसके साथ करो, तो ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 12 माइनस 5, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आई, ठीक है। और जे वाले में करो आप माइनस जे, ठीक है, सेकंड वाले में माइनस जे, फिर जे वाली टर्म्स को हाइड कर दो ये, ठीक है, जे वाली टर्म्स को हाइड कर दो, फिर आपका 3 इंटू ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, 3 और ये 3, तो ये आ जाएगा -9 माइनस ये दोनों -10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे आप के साथ करो, के वाली टर्म्स को हाइड कर दो, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू हाइड द के टर्म्स, आपका 3 इंटू ये कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, जे वाली में माइनस आता है, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन गेट द वेक्टर ए बी सी आ जाएगा आपका, ठीक है, यू विल गेट द वेक्टर ए बी सी आ जाएगा 7i माइनस जे प्लस के, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले ये वाला हाइड कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, ठीक है। फिर आप माइनस जे करो, -3 इंटू -3 -9 हो गया, माइनस ये -10 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी -9 + 10, ठीक है। फिर के वाली टर्म में के को हाइड कर दो, ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर दिस। और आपको बी क्रॉस ए निकालना है, जस्ट डू द माइनस ऑफ दिस, जो ये वाली टर्म है तो माइनस प्लस प्लस ऐसे हो जाएगा बस, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इससे आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा जो कि आपका सी होगा, दैट कंटेन्स बोथ द इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो डिटर्मिनेंट से निकल रहा है इसमें बोथ द इन्फॉर्मेशन है, आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा इससे और आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। अगर आपको केवल डायरेक्शन पूछी गई है, सो डायरेक्शन यू कैन गेट इट, सो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, ओके, डायरेक्शन ऑल्सो यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर। सो डायरेक्शन भी आपको यहीं से यू कैन डू इट 7 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, ठीक है, इससे आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। और यहाँ पे इसने डॉट प्रोडक्ट दिखा रखा है, डॉट प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी योर सम स्केलर क्वांटिटी, और आपने वेक्टर प्रोडक्ट किया, यू आर गेटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, राइट, ठीक है। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी दिस एंगुलर वेलोसिटी एंड द रिलेशन विद द लीनियर वेलोसिटी। अब थोड़ा रोटेशनल साइड मूव ऑन करेंगे। अब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ रोटेशनल साइड, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन टुडे, विल टेक अ क्विक रिव्यू एंड देन विल रैप इट अप, विल क्लोज द चैप्टर। सो हमने देखा, वी हैव सीन
तो आज हम आज तक पार्टिकल से निकाल रहे थे. वी आर सीइंग द पार्टिकल से, वी आर डूइंग द पार्टिकल मोशन का वी आर स्टडिंग द पार्टिकल का ट्रांसलेटरी मोशन. आज हमने देखा हम लोग रिजिड बॉडी ही कंसिडर करते हैं, उसके अंदर हमारे एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, और जो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेटरी मोशन होता है दैट इज़ नथिंग बट ये जो पार्टिकल का आज तक हम कंसिडर करके आ रहे थे मोशन. ठीक है, और फिर हमने देखा ऑलरेडी पार्टिकल का बस एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है. रिजिड बॉडी का जो होगा मेरा, it can be a translatory motion, it can be only rotation motion, it can be a mix of both rotation and translatory motion. ठीक है, सेंटर ऑफ मास का जो हमने देखा कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा, दैट इज़ बाय द एक्सटर्नल फोर्स ओनली. ठीक है, आपका सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देन द सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनल भी रेस्ट पे रहेगा, और आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फाइनल भी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, जो कि हमने एक क्वेश्चन में देखा, हमने कॉन्सेप्ट में देखा था स्टार एंड बाइनरी में फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास में. ठीक है, और बाकी के आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स दोनों लगेंगी. उनका जो मोशन होगा दैट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज़ अ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, एंड सम अदर कॉम्प्लेक्स मोशन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस. ठीक है, देन वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर. वेक्टर में हमने देखा वेक्टर प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज़ गिविंग यू द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ वन वेक्टर ओवर द अनदर. सो हमने देखा व्हाट इज दिस वेक्टर. सो वी हैव सीन इट इज़ नथिंग बट ए डॉट बी कॉस थीटा, ए डॉट बी साइन थीटा. इफ़ वी हैव टू टेक द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी, हमने इसका मैग्नीट्यूड देखा क्या होता है, फिर हमने देखा इसकी डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, और हमने देखा कि इसकी यूटिलिटी क्या है इन फाइंडिंग द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम, जो कि हम इन द नेक्स्ट कमिंग चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी विद रिस्पेक्ट टू इट्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ माई unit vectors, and if you have to do the cross product of two vectors, so you have seen the method of a determinant method to find it out. ठीक है, so आज के लेक्चर के लिए इतना था. So that's all for today. We'll meet up in the next lecture. So all right, thank you.